इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे कि असहयोग आंदोलन आखिर क्यों चलाया गया था, किसने चलाया था तथा देश के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, इसमें किन किन नेताओं ने भाग लिया, कौन कौन सी इसमें गतिविधियां हुई, इसमें अंग्रेजी सरकार ने क्या इसकी प्रतिक्रिया दी। इन सभी घटनाओं को हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि यह असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इस वीडियो को एक ही वीडियो में ज़्यादा समेटने की कोशिश ना करते हुए इसे 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत 20-30 मिनट का अगर लेंदी बना दूँ तो वो ज़्यादा कारगर नहीं होगा। इसीलिए इसे 10 से 11 मिनट की एक वीडियो ऐसे करके मैं कंप्लीट करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम इस वीडियो के अंदर भी जानेंगे और साथ ही हम असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत कर देंगे कि आखिर इन सब जितनी भी घटनाएं इससे पहले हुई उन सब का इसके साथ क्या लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके साथ ही ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वो भारतीयों के लिए बिगड़ते जा रहा था। भारतीय क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी खूब विरोध किया। उनका जो विरोध था चरम सीमा पर था। स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उनके भारत आने के पश्चात ही यह विरोध धीरे धीरे और बढ़ता ही चला जाएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तो उन्होंने, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी 1914 में ही, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल है। तो जब गांधी जी यहाँ आए थे भारत में, तब विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुकी थी और गांधी जी ये सोच रहे थे कि अगर अंग्रेजों की इस समय मदद कर दी जाए तो युद्ध के पश्चात जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को स्वशासन दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया कि वे अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी मदद की जाए। और इसी क्रम में महात्मा गांधी को लोग सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। युद्ध के समाप्ति के पश्चात ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा महात्मा गांधी ने सोचा था। इसके बदले कुछ और बड़ी घटनाएं भी होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। साथ ही साथ कुछ ऐसे कानून भी लेकर आए जो भारतीयों के एकदम खिलाफ था। जैसे हमने पहले रॉलेट एक्ट के बारे में जाना है। 1919 में सर सिडनी रॉलेट द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार केवल संदेह के माध्यम से या संदेह के आधार पर किसी भी को गिरफ्तार कर सकता था और उसे जेल में डाल सकता था। इसी कारण इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन सभी घटनाओं से तंग आकर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए जिससे अंग्रेजों का विरोध किया जा सके। उसी क्रम में खिलाफत आंदोलन भी हमने देखा था 1919 में। खिलाफत आंदोलन से जो मुस्लिम थे, विश्व के मुस्लिम के साथ साथ भारत के मुस्लिम के अंदर भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ गया था। अंग्रेजों के प्रति मुस्लिमों का इस आक्रोश का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, क्योंकि इतने बड़े एक व्यापक आंदोलन को चलाने के लिए एक एकता का होना बहुत जरूरी था। अतः महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हिंदू मुस्लिम का एकता बनाए रखते हुए एक आंदोलन की शुरुआत किया, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उन्होंने अंग्रेजों का मदद किया, तो उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है और अन्य नेताओं को भी कई उपाधियां दी गई होती हैं, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उन नेताओं ने उन उपाधियों का त्याग किया। जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पश्चात उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि का त्याग कर दिया। इस प्रकार इन सबका विरोध करते हुए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 1920 के कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में रखा गया था।
इस बात को विशेष ध्यान देना है कि गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, परंतु इस प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? तो 1920 में ही कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था जिसमें इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने रखा। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया और ये जो प्रस्ताव रखा गया वो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जाकर पारित हुआ। 1920 में दिसंबर 1920 में होने वाला जो नागपुर में होने वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया। इस अधिवेशन में देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कई नेताओं ने, कई सदस्यों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, इन सभी स्थानों के नेताओं ने इस अधिवेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि इस अधिवेशन के में डिसाइड होने वाला था कि जो असहयोग आंदोलन होने वाला है उसमें कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, क्या कार्यक्रम किए जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कौन कौन सदस्यों ने भाग लिया था। तो रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, CM ठक्कर। वहीं धमतरी में नारायण राव मेधावाले, नथु जी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव ने भाग लिया। तो बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह तथा दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने भाग लिया। इन सभी सदस्यों ने असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये जानकर आए कि कौन कौन से कार्यक्रम को इसमें हम डिसाइड किया गया है, कैसे असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने, जमनालाल बजाज ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधियों का त्याग किया, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी उपाधियों का त्याग किया गया। जैसे वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मुरारजी थैंकर और सेठ गोपी किशन ने राय साहब की उपाधि त्यागी। वहीं नरेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्याग की और काजी शमशेर खान ने खान साहब की उपाधि त्यागा। देश के प्रख्यात वकीलों ने वकालत का भी त्याग किया। जैसे देश के प्रख्यात वकालतों में अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और राजेंद्र प्रसाद, ये देश के जाने माने वकील थे। इन सब ने वकालत की त्याग की। ठीक उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो स्थानीय वकील थे उन्होंने वकालत का त्याग किया। जैसे दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त तथा रत्नाकर झा ने वकालत का त्याग किया। उसी प्रकार राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र और गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने वकालत की त्याग की। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, DK मेहता तथा NR खानखोजे ने वकालत की त्याग किया। रायपुर से रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख तथा राम नारायण तिवारी ने वकालत का त्याग किया। इस प्रकार उपाधियों के त्याग के साथ साथ वकालत का भी त्याग किया लोगों ने। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कई ऐसे कार्यक्रम निश्चित किया गया था। उनमें से उपाधियों का त्याग तो था ही, साथ साथ वकालत का त्याग तो था ही, उसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। जैसे शासकीय सेवा का परित्याग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पंचायतों का गठन, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, काउंसिल और जिला परिषद में चुनाव का बहिष्कार, मादक पदार्थों का बहिष्कार और आश्रमों की स्थापना, इन सभी कार्यक्रमों को भी रखा गया था। साथ ही साथ खादी के बढ़ावा को भी रखा गया था। अब असहयोग आंदोलन के लिए सारे कार्यक्रम तैयार हो गए थे, इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सबसे बड़ा सदमा तब होता है जब असहयोग आंदोलन के शुरुआत में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के पश्चात असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए, आर्थिक मदद के लिए महात्मा गांधी ने एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, जिससे लोग अपना जितना हो सके उसका मनचाहा आर्थिक मदद कर सकें। असहयोग आंदोलन में लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तथा तिलक स्वराज फंड में धन इकट्ठा करने के लिए महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में आते हैं। चूंकि वे नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे होते हैं, उसी दौरान उनके साथ साथ
महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, सुंदरलाल शर्मा तथा छत्तीसगढ़ के अन्य सदस्य जो नागपुर के अधिवेशन में भाग लिए थे वो रायपुर पहुंचे। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उनके साथ रायपुर के स्टेशन में उतरे थे। अब 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में पहुंचकर महात्मा गांधी ने गांधी चौक पर एक जनसभा को संबोधन किया और लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में जागरूक किया, उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उसके पश्चात 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी धमतरी पहुंचते हैं। धमतरी पहुंचकर वो धमतरी के मकई चौक में इमाम हुसैन बाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करते हैं। संबोधन के पश्चात महात्मा गांधी का जो ठहरने का स्थान होता है वो होता है नारायण राव मेधावाले का निवास स्थान। वापस आते समय धमतरी के बाजी राव कृदंत ने धमतरी निवासियों की तरफ से 501 रुपया इकट्ठा करके महात्मा गांधी को आर्थिक मदद देते हैं तिलक स्वराज फंड के लिए। जब महात्मा गांधी धमतरी से रायपुर की ओर आ रहे होते हैं तो उस समय जो उनके कार के जो चालक थे वे थे हजारीलाल जैन। वापस आकर महात्मा गांधी रायपुर के ब्राह्मणपारा में आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधन किया और उन महिलाओं से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा और उनसे कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी आवश्यकता होगी, वो समर्थन प्रदान करें। साथ ही साथ महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में रायपुर में एक जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर ठक्कर को बनाया गया था। इस प्रकार इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।